नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है। पुरानी ही नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन खुलासा हालिया है। हाल फिलहाल का है, अभी 3-4 रोज पहले का है। बात इस तरह शुरू हुई कि क्राइम ब्रांच दिल्ली ने 28 सितंबर 2023 को नजफगढ़ से अमन सिंह नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया। प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर आरोप यह था कि उसने जमीन के फर्जी कागज बनवाकर उसकी प्लॉटिंग करके और फिर लोगों को बेच दिया। लोग जब उस पर अपना पोजीशन लेने गए तो ऐसे लोग जिनकी वो प्रॉपर्टी थी वो सामने आए और उन्होंने ये बताया कि साहब ये कागज आपके सही नहीं हैं, इनको चेक कराइए। जब रेवेन्यू के ऑफिसर से वो कागज चेक कराए गए तो ये पता लगा कि प्रॉपर्टी डीलर ने उनके साथ धोखा किया है। जिन जिन लोगों ने वो प्लॉट लिए थे वो सभी लोग पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये फर्जी कागज तैयार करके हम लोगों को ये प्लॉट बेचे गए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। पुलिस अमन सिंह को ले आई। पुलिस ने अमन सिंह से पूछताछ शुरू की। प्रॉपर्टी डीलर के बारे में आप सभी जानते हैं, कोई जिला, कोई शहर या डेवलपिंग शहर कोई ऐसा नहीं है जहां इनके आतंक से लोग दुखी न हों। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाली कंपनीज, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स आपको अपने इस चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं। आप उनके चक्रव्यूह में फंस के उनकी मांगी हुई रकम दे देते हैं और ये बताते हैं कि साहब इतने दिन बाद आपको पोजीशन दे देंगे, इतने दिन बाद आपकी ये जमीन, इसमें हम बिजली, पानी, सड़क सब बना के दे देंगे, आप अभी ले लीजिए, वरना पूरा डेवलपमेंट करने के बाद जब देंगे तो आपको 2 गुना पैसा देना होगा। इसी फरेब में वो फंसा लेते हैं। फिर आप उनके पीछे पीछे दौड़ते रहिए। अपने या तो कहिए साहब रजिस्ट्री हमारी कर दीजिए, जमीन हमें दे दीजिए, कब्जा हमारा करा दीजिए, या फिर मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मैं ब्याज के। बहुत बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके खिलाफ इस तरह की जब एप्लीकेशन गई तो उनमें से बहुतों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। बड़े नाम वालों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई। तमाम बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मालिक आज भी जेल में हैं। अमन सिंह बहुत छोटे लेवल पर किसानों से अपना डील किया, पैसा लिया, पैसा दिया उनको, उनकी जमीन के कागज लिखाए, प्लॉटिंग की और फिर प्लॉटिंग करने के बाद बड़े बड़े इश्तहार इसके छपते हैं। एक उस खाली जमीन पर छोटा सा ऑफिस दिखाई बन जाता है, टेम्परेरी टीन शेड लगाकर। उसमें खूब लुभावनी बातें लिखी होती हैं कि सबसे कम दाम पर, फलाना पर, ढिकाना पर, आसान किस्तों पर। और एक बार आदमी फंसा तो फिर बाद में घूमता ही रहता है। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी डीलर अमन सिंह थे। पुलिस ने उन्हें पुलिस लाकर उनसे पूछताछ करने लगी। कहाँ से लिया, कैसे लिया, पहले क्या किया। अच्छा, जो आदमी खरीदता है या जिसका पैसा डूबता है वो भूत की तरह पीछे पड़ता है, सब जानते हैं। कहाँ का है, कब यहाँ आया था, कौन कौन सी और पुरानी प्रॉपर्टीज इसने बेची थी, मतलब आम तौर पर कितना पैसा प्रॉफिट में कमाया होगा, इसके कहाँ कहाँ पर अकाउंट्स हैं, उनको देखेगा, पुलिस को बताएगा कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा पैसा वापस करा दीजिए, इनका फला अकाउंट है और उस अकाउंट में इनके 5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इस तरह से वो आदमी अपना पैसा वापस पाने के लिए कोई मतलब जमीन आसमान एक कर देता है और इसके इतिहास भूगोल को खंगाल डालता है। अमन सिंह के साथ भी यही हुआ। पता करते करते किसी ने यह बताया कि साहब
इसका नाम ही अमन सिंह नहीं है। ये डांगियाबास जोधपुर का रहने वाला है और इसका असली नाम बालेश कुमार है। पुलिस भी अचंभे में पड़ी। पुलिस ने डांगियाबास थाने पर फोन करके पूछा कि ये बालेश कुमार क्या आपके यहाँ के रहने वाले हैं? उधर से तुरंत जवाब आया कि साहब ये व्यक्ति 20 साल पहले मर चुका है। एक ट्रक में आग लगी थी जिसमें ये और इसका एक सहयोगी जिंदा जलकर मर गए थे। इसकी पत्नी ने उसकी लाश की शिनाख्त की थी, उसी ने पोस्टमार्टम के बाद वो लाश रिसीव की थी, अंतिम संस्कार किया था और फिर उस जले हुए ट्रक का इंश्योरेंस क्लेम भी उसी ने लिया था। ये सुनकर बिल्कुल अचंभे में आ गई क्राइम ब्रांच दिल्ली की। उसने और आगे इसे कुरेदने का फैसला किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डांगियाबास जोधपुर के डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि जानकारी मिलने पर जोधपुर से डांगियाबास थाने के एसआई मनोज कुमार को दिल्ली भेजा गया तो मालूम हुआ कि ये वही आरोपी है जिसने ट्रक में 2 लोगों को जिंदा जलाया था और उनमें से एक की पहचान खुद की अपने पत्नी से कराकर यहां से फरार हो गया था, भाग गया था। और उसकी जेन्युइनिटी इस तरह से बनाई गई कि ये व्यक्ति रिटायर हुआ था नेवी में किसी सिक्योरिटी नेवी की किसी सिक्योरिटी ब्रांच में था और इसकी पत्नी 20 साल से 25,000 रुपए प्रति माह की पेंशन इस बिना पर ले रही थी कि उसके पति बालेश कुमार का निधन हो चुका है, वो मर चुका है। पुलिस और गहराई में डूबने लगी। इस बीच में फ्रॉड के उस केस में इसे तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि जो फ्रॉड करके जो कागज बना के और उसके बाद जमीनों की खरीद फरोख्त हुई थी वो साबित हो गई। चार्जशीट करके उसे वहां भेज दिया गया। लेकिन जो आदमी पीछा कर रहे थे, यानी जिनका पैसा डूबा था या जिन्होंने बालेश को पैसा दिया था, उनकी संतुष्टि उसके जेल जाने में नहीं होती है। आप देखते होंगे कि जब किसी का पैसा इस तरह से बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर मार लेता है या दाब के बैठ जाता है तो वो पुलिस से एक ही डिमांड करते हैं। पुलिस कहती है लाई भाई तहरीर में मुकदमा लिख दूं, तो वो कहता है साहब मुकदमा लिखने से कुछ नहीं होगा, 10 साल हम मुकदमा लड़ेंगे, कैसे भी करके मेरा पैसा वापस करा दीजिए। यानी उस पर जोर लगा के, दबाव बना के, उसके अकाउंट का पता करके और गिरफ्तारी का भय दिखा के, मुकदमे की जो सेक्शंस लगते हैं उनका भय दिखा के, बस मुझे मेरे पैसे से मतलब है। इसीलिए जब पुलिस ने उसको तिहाड़ भेज दिया तब भी लोग इसके पीछे लगे रहे कि भाई इसके तिहाड़ जाने से हमारा पैसा नहीं मिलने वाला है, इसके अकाउंट का पता करो कहाँ है क्या है। और उसी प्रोसेस में ये पता लगा कि इसका नाम अमन सिंह है ही नहीं। ये मूल रूप से जोधपुर डांगियाबास का रहने वाला है। जब पुलिस को यह पता लगा कि साहब ये एक और घटना में वांछित है तो पुलिस ने फिर से पता करना शुरू किया। फिर जो आगे बात पता लगी वो बड़ी चौंकाने वाली थी। मतलब इस पूरी प्रोसेस में 5 महीने लगे। लोग जानकारी इकट्ठा कर करके पुलिस को दे रहे थे, क्राइम ब्रांच को दे रहे थे, जोधपुर की पुलिस को दे रहे थे, डांगियाबास की पुलिस को दे रहे थे। तो पुलिस उसको एक एक करके परत दर परत उसका उखाड़ रही थी। जो बात निकल कर आई वो ये कि 1996 में नेवी से रिटायर होने के बाद बालेश कुमार ने अपने भाई सुंदरलाल के साथ ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। ये जमाना वो था 90 के दशक में जब ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय बहुत फल फूल रहा था। सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन के साधन बहुत अच्छे नहीं थे और ट्रकों में माल भर के पहुंचाना और ले आना
ये फायदे का सौदा हुआ करता था। इसलिए बड़े ट्रांसपोर्टर्स, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर्स, 1000-2000 ट्रकों वाले, ये उसी वक्त की देन है, 90 के दशक के। बहरहाल जब ट्रांसपोर्ट का काम शुरू हुआ, अनाप शनाप पैसा उसको मिलने लगा। फिर आप जानते हैं, पैसा मिलने के बाद जो तमाम चीज़ें, तमाम खराबियां आदमी के आचरण में आने लगती हैं, वो आने लगी। और बालेश का संबंध अपने सगे साले राजेश की पत्नी से हो गया। वो पानी की तरह पैसा उस पर लुटाने लगा और धीरे धीरे ये बात राजेश को पता लग गई। भाई घर ही में रह रहे हैं, अपनी औकात का पता है कि हम महीने भर में 40,000 50,000 कितना लाते हैं, और ये पता लगा कि 2.5 लाख का नेकलेस पत्नी खरीद कर लाई है। लाजमी है पूछना, ये पैसा कहाँ से आया, नेकलेस कहाँ से आया। कितने दिन तक आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं नहीं वो तो हमारी माँ ने दिया था। माँ की औकात भी वो जानते थे राजेश, कि कितना पैसा कौन दे सकता। कोई भी, मैं राजेश के ससुराल या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी, किसी के घर में अचानक कोई एक घर वाला बहुत बिना किसी काम के तमाम, या कोई महिला तमाम महंगे महंगे आइटम आने लगे तो पूछने की बात बनती है। यही राजेश ने किया। जब धीरे धीरे ये बात खुलने लगी, शक हुआ, पीछा किया, बात खुलने लगी, उसने अपने बहनोई बालेश से ये आपत्ति की कि आपका ये आचरण ठीक नहीं है। बालेश को लगा बात खुलेगी, 10 लोग जानेंगे, इसलिए बालेश ने एक दिन क्या, 18 मार्च 2014 को दिल्ली के बवाना में एक शराब पार्टी की। शराब पार्टी में अपने साले राजेश को भी बुलवाया। बहाना कुछ भी हो सकता है, नई गाड़ी खरीदी है, नया काम मिला है, पार्टी है। पीने वालों के लिए पार्टी का बहाना हर दिन एक बहाना है। नहीं कुछ है, बर्थडे ही बता दी, बच्चों की बर्थडे, अपनी बर्थडे, पत्नी की बर्थडे, दोस्त की बर्थडे, हम मनाएंगे। बहरहाल 18 मार्च 2004 को दिल्ली के बवाना में ये शराब पार्टी जब हुई तो राजेश को बालेश ने जी भर के शराब पिलाई, और जब शराब पीकर वो टुन्न हो गया तो फिर उससे वो खराब बातें कहने लगा कि हाँ तुम सही कहते थे, तुम्हारी बीवी के हमारे संबंध हैं, तुम कंगाल हो, तुम पे कुछ नहीं है, मैं उस पे पैसा लुटाता हूं। बात बहुत आगे बढ़ गई और बालेश ने राजेश की गला दबाकर हत्या कर दी। बालेश के साथ उसका भाई सुंदरलाल भी था। हत्या के बाद ये दोनों उसमें नामजद हुए, दोनों बहनोई और बहनोई का भाई। पुलिस ने सुंदरलाल को गिरफ्तार कर लिया। बालेश मौके से फरार हो गया। अब उसको ये लगा कि पुलिस आज नहीं तो कल हम तक पहुंच जाएगी। उसने फौरन दूसरा काम शुरू किया। उसने मई 2004 में, देखिए ये मार्च 2004 की घटना है, अप्रैल में इसका भाई सुंदरलाल गिरफ्तार हुआ, अप्रैल में ये भाग गया, अप्रैल भर बाहर रहा और 1 मई 2004 को डांगियावास थाना क्षेत्र के पीथावास फांटा के पास अपने ट्रांसपोर्ट की एक ट्रक में इसने बिहार के रहने वाले अपने 2 मजदूरों मनोज और मुकेश को वही शराब पिलाई, शराब की पार्टी इनको दी। ट्रक किनारे खड़ी हुई, बोले आज यहीं खाना बनेगा, यहीं दारू चलेगी और यहीं से हम लोग फला जगह जाएंगे। वो बेचारे गरीब आदमी, उन्हें अच्छा खाना और अच्छी शराब मिली, दोनों शराब के नशे में टुन हो गए। अपनी उस ट्रक में उन दोनों को बिठा दिया, दोनों तरफ से बाहर ताला बंद कर दिया और 25 लीटर पेट्रोल ट्रक में जहां वो बैठे थे उसके आसपास गिरा के, मतलब इतना पक्की व्यवस्था कि कोई चूक न हो पाए, 25 लीटर पेट्रोल डालकर उस ट्रक में आग लगा दी। आप समझ सकते हैं
कितनी देर लगी होगी उन दोनों को बुरी तरह जल के कंकाल में परिवर्तित होने पर। पुलिस पहुंची। चूंकि बालेश की ट्रक थी, बालेश ने अपनी पत्नी को भेजा और यह कहा कि एक डेड बॉडी को देखकर कह देना कि यह बालेश है। पुलिस पूछेगी तुम्हें कैसे पता? तो जो कुछ भी उसमें बचा हो, जूता, मोजा भी जल के हड्डियों में चिपक गया होगा, जो कुछ भी तुम्हारी समझ में आया कि साहब ये उनका मोजा था। अंडरवियर की पट्टी जो ऊपर की इलास्टिक होती है, सामान्य रूप से वो जल्दी नहीं, चिपक जाती है। और यही हुआ। उसकी पत्नी ने सबके सामने ये कहा कि साहब ये तो हमारे पति हैं, दूसरे को मैं नहीं जानती। पुलिस ने फौरन वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उस बचे खुचे नरकंकाल का जो भी पोस्टमार्टम हुआ होगा वो उसकी पत्नी को सुपुर्द कर दिया गया अंतिम संस्कार के लिए। बालेश की पत्नी संतोष ने ही पहचान की, उसी ने लाकर उसके परिजनों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार के तुरंत बाद नेवी के हेडक्वार्टर पर पेंशन की जो चेंज होगा, यानी उसको पेंशन मिलेगी, इस संबंध में कागज बनवा दिए और 6 महीने में वो पेंशन जो बालेश को मिलनी थी वो उसकी पत्नी संतोष को मिलने लगी। उसका काम एकदम फिट हो गया। बालेश वहां से बचने के लिए नजफगढ़ आ गया। उसने अपना नाम बदलकर अमन सिंह रख लिया और यहां पर उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। पुलिस के हिसाब से 20 साल से लगातार 25,000 रुपए पर मंथ की पेंशन भी संतोष ने ली और जली हुई ट्रक का इंश्योरेंस भी संतोष ने ले लिया। बालेश कुमार दिल्ली के नजफगढ़ में अमन सिंह के रूप में रहने लगा और वो मूलतः हरियाणा के पानीपत का रहने वाला था। इस दौरान जो उसने अमन सिंह बनने के बाद अपना जो नाम पता चेंज किया, उसमें ये लिखा कि वो मूल रूप से हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। और इस दौरान उसने अपने ड्राइविंग लाइसेंस सहित सारे दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और आपका राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ये सब अमन सिंह के साथ, अमन सिंह के नाम पर बनवा लिए। जो पब्लिक पीछे पड़ी थी अपना पैसा लेने के लिए, वो इसी परमानेंट एड्रेस जो उसमें दिया हुआ था हरियाणा पानीपत का, उसी को ढूंढने लगी कि कोई नहीं मिलेगा तो इसके बाप, चाचा, ताऊ कोई मिलेंगे, पुलिस से उनको पकड़वाएंगे तो कुछ हमारा पैसा वहां से रिकवर हो सकता है। वहीं पहुंचने पर पता लगा कि साहब इस तरह का कोई आदमी यहां कभी रहा ही नहीं है, जिसके बाप, दादा, परदादा के बारे में पता करना शुरू किया। तभी लोगों को शक हुआ कि जरूर इसके पूरे मामले में कहीं न कहीं कोई न कोई झोल है और तब ये पुरानी बातें पता लगी। फिर ये भी पता लगा कि उसकी पत्नी संतोष जोधपुर में ही रहती थी, प्रतिमाह पेंशन लेती थी और अपने दोनों बेटों के साथ कभी कभी बालेश से मिलने नजफगढ़ भी जाती थी। साल में 4-5 बार जरूर जाती थी। अब आप सोच लीजिए, पत्नी ने शव की पहचान की कि मेरे पति हैं, पेंशन क्लेम किया, पेंशन ले रही हैं, 25-20 साल से पेंशन ले रही हैं और अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पति से मिलती भी रहती हैं। इस बीच में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इसका बहुत अच्छा चल पड़ा था। पैसा भी तमाम अनाप शनाप वो उसने कमाया भी। बहरहाल जब इसका पूरा रिकॉर्ड चेक होकर आ गया तो ये पता लगा कि ये काफी समय से अलग अलग राज्यों में फरारी काट रहा था। जब इसने अपने कागज अमन सिंह के नाम से बनवाने शुरू किए और सारे डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं आए थे, तब तक ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फरारी काटता रहा और 2004 से ये इन राज्यों में रहा। 2011 में ये दिल्ली के नजफगढ़ में प्रॉपर ऑफिस खोलकर
प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करने लगा। और इस पूरे घटना चक्र में इसकी पत्नी संतोष इसके साथ बनी रही। पुलिस ने अमन सिंह को तो गिरफ्तार ही किया था। जब पूरी बात पता लगी, अब से कोई 4 दिन पहले, तो उसकी पत्नी संतोष को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि इसी ने गलत पहचान करके और मृत घोषित कराया और मिलती रही, और इस बीच में पेंशन भी इसके मरने के बाद की लेती रही। आज की घटना देखिए, एक व्यक्ति कितना लालची और फरेबी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आज की घटना में, आज के वाकये में आप देखिए कितना लालची और कितना फरेबी पैसे के लिए, लिमिटलेस। नेवी से रिटायर होकर आया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, इसमें पैसा जल्दी और बहुत ज्यादा था, पैसा मिलने लगा। फिर पैसा मिलने के बाद इस तरह का जो अनाप शनाप का पैसा है, इसके मिलने के बाद जो ऐब आदमी में आ जाते हैं, जैसे शराब और लड़कियां, ये ऐब भी उसके अंदर आ गए। अपने सगे साले की पत्नी पर पैसा लुटाना शुरू कर दिया और संबंध बनाए। यकीन मानिए कि ये संबंध बहुत दिन तक छिपते नहीं हैं। जाने कितने अपराध की सच घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, जब ये संबंध छिपे नहीं हैं। 2-4 6 दिन, 2-4 महीने, साल भर तो छिपा के आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि बहुत दिनों तक छिपे रहें, बहुत लोगों से छिपे रहें, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए एक बड़ी फेमस कहावत है कि कुछ लोगों को तो बहुत दिनों तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को, थोड़े लोगों को, 1-2 लोगों को आप साल, 2 साल, 4 साल तक तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आपके संबंध को देखने वाले, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके फूफा जी, मामा जी, इतने लोग हैं। उधर लड़की पक्ष में उनके पति, उनके सास ससुर, उनकी जेठ जेठानी, उनके देवर देवरानी, इतने लोग हैं। यानी इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर आप बहुत लंबे समय तक ये संबंध नहीं चला सकते थे। लिहाजा एक दिन बात खुली, साले ने विरोध किया। तो जब देख लिया कि अब बात पता लग गई है, आगे बढ़ेगी, बदनामी होगी, लोग थू थू करेंगे, तो एक शराब पार्टी बुलाई और शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। भाई पकड़ा गया, पुलिस बालेश की तलाश करने लगी, तो उसने अपने ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले 2 निरपराध व्यक्ति, जिनका कोई लेना देना इन लोगों से या इनकी घटनाओं से या इनके संबंधों से नहीं था, ऐसे मनोज और मुकेश को अपनी ही ट्रक में शराब पिलाकर डाल दिया और ट्रक को आग लगा दी। पत्नी से कहा कि इनमें से एक लाश को तुम मेरी लाश बता देना। पत्नी ने एग्जैक्टली वही किया। पोस्टमार्टम हुआ, पत्नी और उसके परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया और बेचारे मनोज का अंतिम संस्कार लावारिस में किया गया। जब तक ये केस नहीं खुला, लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी कि उस ट्रक में मरने वाले लोग कौन थे। बहरहाल बालेश भाग गया। पत्नी ने ट्रक के इंश्योरेंस का पैसा भी निकाल लिया। 25,000 प्रतिमाह की पेंशन भी 20 साल तक लेती रही। नाम इसने अपना बदल लिया, अमन सिंह कर लिया। सारे कागज अमन सिंह के नाम, जितने भी आपकी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, सब अमन सिंह के नाम बनवा लिए। और फिर वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम फुल फ्लेज्ड करने लगा, फ्रॉड करके पैसा कमाने लगा। पर जिसका पैसा डूबता है, मैं 2 बार बता चुका हूं, जिसका पैसा डूबता है वो पैसे को पाने के लिए भूत प्रेत की तरह पीछे पड़ता है। जिन जिन पे ये गुजरी है वो जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा अपने इस पैसे को पाने के लिए। वो भूत की तरह पैसा पीछा करता है। इतिहास, भूगोल उस आदमी का जमीन से खोद कर निकालता है। एक साथ 50 लोगों ने अपने पैसे के लिए इतिहास खोदना शुरू किया तो सारी पोल पट्टी खुल गई। इसलिए ध्यान रखिए कि पैसे की अंधी दौड़ में
मत भागिए, क्योंकि पैसे की अंधी दौड़ का अंतिम चरण कुआं ही होता है। बालेश पैसे की इस अंधी दौड़ में भागता रहा और सारे कुकर्म 20 साल पहले के भी खुल गए। अब आप समझ लीजिए, ट्रायल होगा और इतना आसान नहीं है इस ट्रायल में उसका बचकर जाना। इसलिए इस अंधी दौड़ में शामिल मत होइए। अल्टीमेटली कुएं तक ही आपको ये ले जाएगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।